जय हिंद जय भारत दोस्तों। वक्त आ गया है कि अपने देश को बचाने के लिए सब मेहनत करना शुरू कर दें, अन्यथा हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। बैंकों का हड़ताल आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले बैंक वालों की जो हड़ताल थी, और आपको ये समझना होगा कि वो स्ट्राइक क्यों कर रहे थे। केवल एक कारण था दोस्तों उनका स्ट्राइक करने का, केवल एक कारण, उनका वो डर, उनका वो भय। वो डर दोस्तों, जो नौकरी छूट जाने का डर, एक बढ़ती हुई उम्र के बाद जिम्मेदारियां निभाने का डर, और एक ऐसा डर जब माँ बाप अपने औलादों को कुछ कह ना सकेंगे कि वो घर क्यों बैठ गए और उनकी नौकरियां क्यों छीन गई। जी हाँ दोस्तों, प्लीज सेव इंडिया। आइए एक बार भारत को बचाने के लिए मेहनत कर लें दोस्तों। 18 लाख से ज्यादा लोग जो बैंक में काम कर रहे हैं वो अब हाशिए में आने वाले हैं। हाशिए में डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी चीज का असर हुआ है तो वो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है दोस्तों। ज्यादातर बैंकों का विलय हो गया, और विलय होने के बाद, जैसे मैं इंडियन बैंक में अपना अकाउंट रन करता हूं, आज 6 महीने हो गए अपने अकाउंट को हम लोग प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है। और दोस्तों सोचिए, जब बैंकों का विलय होगा, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उन लोगों के कर्मचारियों को क्या असुविधा होगी। और धीरे धीरे स्टेप शुरू किए जा चुके हैं कि उन लोगों को जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दें, वीआरएस दे दें। दोस्तों, जिन लोगों ने 15 साल 20 साल दिया है करियर में, उनको आप उनकी नौकरी से हटा दोगे, वो नए किस जगह में सेटल होंगे, कहां जाएंगे वो, उनको कौन सी नौकरी आप दे दोगे? सोचने का विषय है दोस्तों। और हम उसके बावजूद भी अंधविश्वासी की तरह एक हम शेर पाल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया जब हम अपने आप को झांक के देखें, पूछें एक बार कि क्या शेर पालना जरूरी है? क्या मानव का जन्म इसलिए हुआ है कि हम शेर पालें? क्या मानव का जन्म इसलिए हुआ है केवल कि हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बनाएं? या मानव का जन्म इसलिए हुआ है कि हम संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करें, जिसमें मानव जाति ऊपर उठे, जिसमें भारत की जनता ऊपर उठे? आज 18 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी टेंशन में है, रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनकी नौकरी जाने वाली है, उनकी नौकरी छीनने वाली है। वो डर गए हैं। एलआईसी वाले रोड पे आ गए हैं कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी तो कौन सा काम करेंगे। जरा सोचिए, जो 45 साल के ऊपर हो, 50 साल के ऊपर हो, उन्हें कौन सी कंपनी नए सिरे से जॉब देगी? सोच के देखिए। आज देश का युवा आके जंतर मंतर पे स्ट्राइक कर रहा, अपने हाथ तुड़वा रहा है अपनी वर्दी के लिए। एसएससी जीडी वाले, आप सोचिएगा, आज देश का युवा वैकेंसीज का वेट कर रहा है, ओवरेज हो जा रहा है, इन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। इन पे कोई चर्चा नहीं, इन पे केवल एक ही चर्चा है, मीडिया का दिखा देना। रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, इन लोगों का केवल एक ही चीज रह गया है, मोदी गुणगान, मोदी गुणगान, मोदी गुणगान। अरे गुणगान करने के लिए अलग से मीडिया में फुटेज दिखाने की क्या जरूरत है? काम ऐसा कीजिए ना कि अपने आप गुणगान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन के मीन्स ब्रेक के लिए मैं आया हूं बंगाल से दिल्ली, और 2 दिन पश्चात मैं फिर बंगाल चले जाऊंगा 1 महीने के लिए। और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि एबीपी न्यूज जो कि बहुत ज्यादा मोदी जी के चर्चे, गुणगान दिखाते हैं, उन्होंने भी यह माना कि ममता सरकार बहुमत से आ रही है, बहुमत से। आप पूरे बंगाल में चले जाइए, आपको मोदी जी के अलग अलग पोस्टर दिखेंगे, ऐसे ऐसे पोस्टर मानो कोई फिल्म का ट्रेलर हो रहा हो। एक में मोदी जी उंगली ऐसे करके उठा के हैं आकाश की तरफ, मतलब वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहे कि बंगाल को ऊपर ले जाएंगे, राइट? एक में उंगली इधर दिखाई जा रही है, मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी में उनके बाल दाढ़ी बहुत बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं। मुझे उनके बाल दाढ़ी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे भी हैं, उनके भी हैं, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, उस बाल और दाढ़ी के पीछे का एक लॉजिक है। कोई भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बनने का प्रयास ना करें, ना प्रयास करें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बनने का। रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए बाल दाढ़ी नहीं, उनके लिए टैगोर वाली सोच की जरूरत है, वो दूरदृष्टि की जरूरत है, जो किसी भी देश के साहित्य को, देश के कल्चर को, सभ्यता को ऊपर ले जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बहुत जल्दी बैंक के जो लोग हैं, जो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, उनके मुहिम को मैं आगे ले जाने वाला हूं, और लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं। हम आएंगे सड़कों में, हम करेंगे पैदल मार्च, हम ह्यूमन चेन बनाएंगे, और 1 लाख से ज्यादा लोगों का ह्यूमन चेन बनाएंगे। और इस बार सांकेतिक नहीं होगी, हर परिवार का हक अब छीनने नहीं देंगे दोस्तों। 22 दिन के सफर के बाद बंगाल से मैं 2 दिन के लिए आया हूं दिल्ली, और इस 2 दिन की यात्रा के बाद तुरंत 30 दिन के लिए बंगाल, फिर आसाम, फिर केरल,
और उसके बाद राजस्थान और तमाम जगह जाऊंगा। और कोई भी ये समझने का भूल ना करे कि हम कांग्रेस के मुरीद हैं। जी नहीं दोस्तों, अगर कांग्रेस में हम मुरीद होते तो शायद भाजपा को वोट देकर हम नहीं लाते, ये समझना होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई है इस भाजपा सरकार के पहले जिन्होंने सरकार की सारी चीजों को डिस्टर्ब कर दिया। कोई एक प्लानिंग नहीं, कोई एक मिशन नहीं, कोई एक विचारधारा नहीं, कोई एक सोच नहीं। जिस चीज को मर्जी बेच दे रहे हैं, ट्रेनों को बेच दे रहे हैं, एलआईसी बेच दे रहे हैं। आपको एक बात समझना होगा दोस्तों, जो लोग भी हमारे विरोध में आते हैं, जो हमें गलत समझते हैं, मेरे भाइयों एक बात सोचिएगा, 18 लाख बैंक कर्मचारी हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो गया और उनको नौकरी से हटा दी गई, 18 लाख परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और इस बर्बादी का कारण कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? हमारी और आपकी चुप्पी। ये जो हम लोग चुप लगाते हैं ना जब गलत होता है हमारे साथ, ये हमारी चुप्पी बहुत विनाशकारी है। कल को ये चुप्पी हमारे ऊपर भी आएगी। कल को आर्मी भी प्राइवेट कर देंगे, ये कल को ये एयरफोर्स भी प्राइवेट कर देंगे। इनकी क्या बात है? आप देखिए ना, आप सऊदी जाइए, यूएई जाइए, वहां सिक्योरिटी प्राइवेट है। अमेरिका बहुत सारे देशों को प्राइवेट सिक्योरिटी दे रही है। अब वो दिन नहीं, क्योंकि इनके तो दोस्त ही अमेरिका है ना जी। कभी डोनाल्ड ट्रंप, कभी बराक ओबामा। अरे अपने देश को सशक्त बनाइए। जब आप बैंकों के कर्मचारियों को हटा देंगे, जब आप रेलवे के कर्मचारियों को हटा देंगे, उनका परिवार कहां जाएगा? आप एक स्टैटिस्टिक्स को देखिए, आप देश के ग्रोथ को देखिए कि जब से ये सरकार आई है, इनका एक ही कहना है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, हम प्राइवेट कर रहे हैं। अगर सरकारी लोग काम नहीं करते और प्राइवेट लोग काम करते तो मोदी जी आप भी त्याग पत्र दे दीजिए ना। अंबानी जी को, रतन टाटा को, अजीत प्रेम जी को, इनको बना देते हैं प्रधानमंत्री। ये तो 24 घंटे काम करते हैं। इन्होंने तो बिजनेस में 4 चांद लाए हैं। शिव नाडर को बना देते हैं एचसीएल के ओनर को। क्यों ना हम रतन टाटा को बना दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई एक सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति हैं, देश विदेश की कंपनी खरीदते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। तो आप ये पद छोड़ दीजिए। क्यों ना भाजपा के आपके तमाम नेताओं को हटा के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को मिनिस्टर बना दे, ताकि देश तरक्की पे आ जाए। क्योंकि आप लोग तो तरक्की करते नहीं, आपके बच्चे तरक्की करते हैं, आपके परिवार वाले तरक्की करते हैं। अब इस बार जो बैंकों की लड़ाई होगी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं सब भारतीयों का आना पड़ेगा। एलआईसी के लोग जो सड़कों में कर रहे हैं, मीडिया उनको दिखा नहीं रही है। आज तक एबीपी कोई भी नहीं दिखा रहा कि लाखों लोग एलआईसी के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने डर के लिए कि एलआईसी को प्राइवेट किया जा रहा है। एक भी चैनल इनको नहीं दिखा रहा है। और हम और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। हम जैसे लोग सड़कों में जा रहे हैं, बंगाल के खेतों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं। कब तक ये गाय बैल भैंस हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? कब तक हम इस चीज का ढकोसला पीटते रहेंगे? गाय बैल भैंस बकरी, हिंदुत्व, इस्लाम, इन्हीं से हमारा पेट चलेगा, इन्हीं से हमारा घर बढ़ेगा क्या? हमें जरूरत नहीं हमारे बच्चों की फ्यूचर को आश्वस्त करने की। सारी चीजें बेची जा रही है। बच्चे कहां से जॉब्स मिलेंगे? क्या सब अमेरिका चले जाएंगे और अमेरिका में जाकर हम लोग क्या टॉयलेट साफ करेंगे? क्या सड़कों में पोछा लगाएंगे? क्या स्ट्रीट लाइट का काम करेंगे? क्या पढ़ा लिखा युवक एमबीए बीटेक पास क्या वो क्रिमिनल बनेगा, नक्सली बनेगा? इस बात का हम लोग इंतजार करते रहेंगे और हमारे सामने हमारी देश की सारी चीजें प्राइवेटाइज की जा रही है और हम और आप केवल कमेंट लिखते हुए रह जाएंगे। नहीं दोस्तों, अब नहीं चलेगा। हमने अपना घर छोड़ा है, आप भी छोड़िए। आइए एक बार रोड पे आइए, देखिए एलआईसी वालों का कष्ट को देखिए, रेलवे वालों के वो परिवार से मिलिए जिनकी नौकरी चली गई है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में अभी अभी होंडा कंपनी का नाम सुना होगा, होंडा कार्स बनाती है। होंडा कंपनी के कई लोगों को जबरदस्ती हटा दिया गया, मेडिकली फिट होते हुए भी। उन लोगों ने मुझे कॉल किया, इसी वजह से मैं ग्रेटर नोएडा आया हूं। उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला है कि आप हमारी मुहिम को छेड़ें। 20 साल से हम होंडा में काम कर रहे थे, अब हम नए किस जगह में जाएंगे? हमें क्या काम मिलेगा? क्या हम मोमो बेचें? क्या हम बर्गर बेचें? क्या हम चाट पकौड़े बेचें? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक विभाग नहीं है। इस मोदी सरकार के प्राइवेटाइज करने के चक्कर में गवर्नमेंट की जितनी मीन्स मशीनरी सब खत्म है। अब ये देखिए, ये जय हिंद नाम का कोई बंदा लिख रहा है, आप सोचेगा। और इनका क्या सोच है वो भी आप सोचिएगा। इनकी सोच क्या है? अब हम गुलाम बन जाएं, अब हम मोदी मानसिकता के विकृत प्राणी बन जाएं, अब हम बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता के भुक्तभोगी बन जाएं। भाई ये तो चलेगा नहीं, हम तो ये होने देंगे नहीं। पहली बात दोस्तों, भारतवर्ष के तमाम एक्टिविस्टों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं, ताकि इस आवाज को बुलंदी के साथ ले चले। और जितने बच्चे जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं और जो लोग बीटेक की तैयारी करते हैं और जब पास होता है उनको जॉब नहीं मिलती, अब
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ भी अब हम आर पार की एक लड़ाई लड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के साथ अब हम एक आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं देश के युवाओं के लिए, क्योंकि जब तक अब युवा रोड पे नहीं आएगा ना, तब तक ये सरकार अब हिलेगी नहीं। किसान तो आतंकवादी हो गए, हम जैसे लोग नक्सलवादी हो गए, और आप जैसे लोग जो विरोध करते हैं उनके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अटैक, कभी यूट्यूब पे अटैक, कभी फेसबुक पे अटैक, कोई कुछ बोले तो अटैक, कोई कुछ ना बोले तो अटैक, और जो चुप रहे वो इनके लिए फेवरेट, वो इनके लिए भक्त। तो देखिए, भक्त तो हम भगवान के हैं, किसी पार्टी का भक्त तो हमसे हुआ नहीं जाएगा, पहली बात। और हिंदुत्व के एजेंडे को लेके जो ये फालतू बोगस लोग चल रहे हैं ना, भारतीय जुमला पार्टी, उन लोगों को भी ढंग से एक बार हमें समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आज बोलूंगा, 18 लाख बैंक कर्मचारी जिनके ऊपर गर्दन पे तलवार लटक रही है दोस्तों, बेहद डरे हुए हैं। उनके परिवार के लेडीज, उनके परिवार के बेटियां, बच्चे सब इस टेंशन में कि किसी का कॉलेज का फीस रुक जाएगा। क्यों? अगर उनके माता पिता की नौकरी चली जाएगी, 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल में या 40 साल की उम्र के बाद किसी नए जगह में कहां जॉब मिलती है दोस्तों? 20 साल से 25 साल के युवकों को तो जॉब मिल नहीं रही है। आज भर्तियों का इंतजार करते करते लोग ओवर एज हो जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर यह अंधविश्वास नहीं जा रहा है। कल एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा था दोस्तों कि बंगाल में ममता सरकार बहुमत से आ रही है, लेकिन आसाम में, मैं आपको बता दूं, आसाम की जनता नहीं, भारत के हर हिस्से का जनता इनसे दुखी है। देखिए, भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, भाई श्री राम तो है ही हमारे, उसके लिए हमें भाजपा की क्या जरूरत है? जब एक बात बताइए, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, क्या तब भाजपा का भी जन्म हुआ था क्या? भाजपा का जन्म का 100 साल पूरे नहीं हुए, अरे हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लग गई है। आपको समझना होगा दोस्तों कि हमारी जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, हमारी एक धरोहर है, एक दूसरे के ऊपर प्रेम की, एक दूसरे के ऊपर अगाध विश्वास की। कितने ही युद्ध हम एक साथ लड़े हैं, कितने ही युद्ध, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, कारगिल युद्ध में। क्या आप एक बात सोचिए, तब हम एक नहीं थे क्या? क्या कारगिल युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए हम एक नहीं हुए थे? आज चाइना अगर कुछ करता है तो क्या हम एक नहीं हो जाएंगे? अरे दोस्तों, हर घर से एक नहीं, 5-5 लोग तैयार हो जाएंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। देश को आवाज देने की जरूरत नहीं, कोई भी देश अगर हमारे देश के ऊपर गलत नजर डालेगा ना, देश की लेडीज तक निकल आएंगे हथियार उठा के। क्या बात करते हैं मोदी जी? आके देश को सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। जिस देश में युवा बेरोजगार है, जिस देश में आज भी गाय बैल बकरी के लिए लड़ाई हो रही है, जिस देश में मंगल ग्रह की बातें हो रही हैं और पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर जा रहा है, जय श्री राम और बढ़ गए पेट्रोल के दाम, जय श्री राम और बढ़ गए डीजल के दाम, जय श्री राम और बढ़ गया रसोई गैस के दाम। दोस्तों, चावल 2 रुपए किलो में मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, 2 रुपए किलो पश्चिम बंगाल की सरकार दे रही है, और सिलेंडर 900 रुपए केंद्र की सरकार दे रही है। यानी 2 रुपए किलो चावल को पकाने के लिए 80 रुपए का गैस खर्च करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लॉजिक को समझिएगा। 2 रुपए किलो चावल को पकाने के लिए 80 रुपए किलो गैस का प्रयोग हो रहा है, और ये केंद्र की सरकार बोलती है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे विश्व गुरु जुमलों से नहीं बनते, लंबी दाढ़ी और बाल बनाने से नहीं बनते, उसके लिए क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ता है, टक्कर लेना पड़ता है, कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, टेक्निकली क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, आपको थियोरिटिकली परफेक्ट होना पड़ता है, स्ट्रैटेजिकली आपका एक मिशन होता है, उस मिशन के साथ एक विजन की रिक्वायरमेंट होती है जो धोती कुर्ता पहन के 70 साल का एक बूढ़ा नहीं कर सकता। उसके लिए नौजवानों को पार्लियामेंट में आना पड़ता है दोस्तों। और आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, बंगाल में मैंने 1 महीना दिया है और तकरीबन 10 सीट पे मैं उस जगह में स्टैंड कर रहा हूं बीजेपी के अगेंस्ट, और गारंटी दे रहा हूं 10 के 10 सीट हम आपको जिता के दिखाएंगे। अभी मैं आपको डिक्लेयर कर दे रहा हूं 50,000 वोट से ज्यादातर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे। मेरी कोई पार्टी नहीं है और ना ही मैं कोई पार्टी का नुमाइंदा हूं, लेकिन हमने ठान लिया दोस्तों, जहां भी ये बीजेपी के लोग खड़े होंगे ना, इनको वहां ऐसी शिकस्त देंगे कि उस गली में आने के बारे में भी 50 बार सोचेंगे। आपने मेरे पेज पे देखा होगा, शाहीना मुमताज एक लेडी है दोस्तों, और उस लेडी को पिछले बार सबसे ज्यादा वोट मिला था। इस वीडियो से मैं आप सबको गारंटी दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से मैं उनको जिता के दिखाऊंगा, ये रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। और उसके लिए मेरी टीम के 1 आदमी 150 बच्चे अभी काम कर रहे हैं, और वो वॉलंटियर्स है दोस्तों, कोई पेड लेबर्स नहीं है, जर्नलिस्ट है, फ्रीलांसर्स है, जिन्होंने अपना घर छोड़ के उत्तर भारत से आज बंगाल की धरती में जाके बैठे, जो बंगाली बोलना नहीं जानते, वो बंगाली परिवारों को जाके लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ये रेबल फाउंडेशन कर रहा है दोस्तों। रेबल फाउंडेशन को आप लोगों की बहुत जरूरत है दोस्तों। आइए अपना सहयोग दीजिए, आइए अपना आशीर्वाद दीजिए, आइए हमें अपने विचार दीजिए, आइए हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम इस नरसंहार वाले सरकार के खिलाफ लड़ सके। और दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। सनी गुलिया जी, आपको एक बात बता दूं,
आपने लिखा है कि हम लोग भक्त, हम किसी के भक्त नहीं है गुलिया जी, हम बागी हैं। और कसम खुदा की, अगर आपको हिम्मत है ना, आप बागी श्रद्धानंद से आके मिलिए। मैं खुली सड़कों में रैली करता हूं और किसी के पास कोई टिकट नहीं बांटता, चौड़े में जाता हूं सड़क में, और आपको गारंटी देता हूं बंगाल में इनका पूरा खाता बंद कर दूंगा। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के कद्दावर नेता है ना, आसानसोल में हर कैंडिडेट उनका हराऊंगा बीजेपी का, बांकुड़ा में हर कैंडिडेट हराऊंगा, मुर्शिदाबाद में एक सीट नहीं जीतने दूंगा। इस तरीके से प्रण लेके हम लोग कर रहे हैं। देख रही है ना आंखें, देख लीजिए, दिन रात एक कर दिया, सुबह के 3 बजे तक काम करते हैं और 2-2.5 घंटे के रेस्ट पे फिर चलते हैं। कारण है ना, एक बात सुनिए, आप लोग मोदी जी को शेर बताते हैं ना, मान लिया मोदी जी शेर है, मान लिया मोदी जी शेर हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा, अगर मोदी जी शेर है ना, तो ममता भी एक औरत है, और औरत जो है वो शेरावाली का रूप होती है। इस शेर पे ममता ही बैठेंगी, इस शेर पे ममता जी बैठेंगी। बीजेपी के जितने जुमलेबाज सुन लीजिए अच्छे से, अगर आपके मोदी जी शेर है ना, इस शेर पे, इस शेर की सवारी बंगाल की शेरनी नहीं, बंगाल की शेरावाली माता का ही एक रूप, क्योंकि बंगाल में औरतों को मां शेरावाली का दर्जा दिया गया, दुर्गा का दर्जा दिया गया है। हम आपको बताएंगे बंगाल का रण कैसे होता है, बंगाल में कैसे जीता होता है। बंगाल में चूल यानी बाल और दाढ़ी यानी बियर्ड, इसकी लड़ाई नहीं होगी। आप चूल दाढ़ी बनाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं कहला जाओगे, ठीक है ना। उंगली दिखा के पोस्टर में आप जहां भी जाओ, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन से बाहर जाओ, मोदी जी के हजारों पोस्टर। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम गुजरात में कि बंगाल में। इतना डर, इतनी पब्लिसिटी की भूख, इतना व्हाट्सएप में मैसेजेस, इतने आईटी का काम। अरे इतने फ्लेक्स बोर्ड जो आपने खर्च किए ना, अगर गरीबों में बांट देते ना, वो आपको दुआएं देती। आपने यही तो किया है गुजरात में, बड़े बड़े पोस्टर और 16 फीट की दीवार बना के गरीबी ढकने का काम किया। धिक्कार आपकी नीति पे, धिक्कार, आपके ऊपर धिक्कार। और आपको बताऊंगा, एक बंगाली की ललकार है, भिड़ के देखिए एक बंगाली से, बंगाल में आपका खाता बंद करूंगा। अरे मैं तो एक साधारण बागी हूं, वहां का हर मिनिस्टर मुझे बुला रहा है, आइए आप हमारे साथ करके काम कीजिए, लेकिन नहीं, हम इंडिपेंडेंट सड़क पे खड़े होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। लेट अस सेव बंगाल, लेट अस सेव इंडिया, और भगाते हैं इस पार्टी को तोड़ा तोड़ा के। जय हिंद, जय भारत।